नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ यू आर वेल माय डियर फ्रेंड्स। Today we will talk about the overviews of the chapter biotechnology. You know that the biotechnology session is a very important. In this section, you will get two chapters, that is a biotechnology. उसके पूरे प्रिंसिपल को समझेंगे। फिर हम अगले चैप्टर्स में बात करेंगे उसके एप्लीकेशन के, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज कहाँ किया जाता है। हम कह सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी जो कार्ल लिरकी साहब थे जिन्होंने सबसे पहले डिस्कवरी किया था, ये एक ऐसा कह सकते हैं कि वास्ट एक ब्रांच खोल के रख दिया था कि मानव जीवन के लिए जबरदस्त तरीके से ये हेल्प करने वाला है। इन्हीं साइंटिस्टों ने एक प्रकार से देखा कि यानी बायोटेक्नोलॉजी की खोज जब हो गई तो उनको लगने लगा कि जो भी हमारे डिजायर्स होंगे, जो भी हम चाहते होंगे, उस चीज को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, या तो नेचुरली तो मिल जाएगा, आर्टिफिशियली वी कैन जस्ट यूज एंड to create a desire organism, desire organ, different type of things we can just get from the biotechnology. उसी क्रम में जब हम चलेंगे दोस्तों, तो इस चैप्टर्स को कैसे पढ़ना है, क्या हम लोगों को क्या क्या लेकर के आगे बढ़ना है, वो जानने के लिए सबसे पहले हम लोग ओवरव्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। ओवरव्यूज मतलब ये हुआ, जैसा कि आप पहले चैप्टर्स में सभी चल रहा है, प्रीवियस चैप्टर्स में हम लोग देखते भी चले आए हैं। और यहाँ पर जब ओवरव्यूज की डिस्कशन जब हम लोग करने लगते हैं, तो जाने क्या करेंगे इसमें, पहले हमको क्या पढ़ने की आवश्यकता है दोस्तों। तो इसमें हम लोगों को पढ़ना है सबसे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ना है। चैप्टर इंट्रोडक्शन कहता है बेटा कि इंट्रोडक्शन वो हो गया, यानी कि ये पूरा बायोटेक्नोलॉजी क्यों पढ़ा। बायोटेक्नोलॉजी मतलब बायोलॉजी तो पढ़ ही रहे थे, जब बायोलॉजी को हमने टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया, सो दैट इज अ बायोटेक्नोलॉजी। भाई लिविंग लिविंग को टेक्नोलॉजी के माध्यम से बनाना, तोड़ना, कुछ जोड़ देना, कुछ हटा देना, यही सारी चीजें को हम लोग पढ़ेंगे, तो जिसको बायोटेक्नोलॉजी में हम एज इंट्रोडक्शन के टॉपिक्स में एक्सप्लेन करेंगे। राइट नाउ द क्वेश्चन इज दैट, सेकंड थिंग इज द प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। आप जानते हैं जब बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन आपने क्लियर कर लिया, इंट्रोडक्टरी पार्ट इज क्लियर राइट नाउ, सो आप पढ़ेंगे कि इस बायोटेक्नोलॉजी को दो बराबर पार्ट में डिवाइड किया गया। मतलब इसके प्रिंसिपल क्या है, इसी में हम समझेंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में समझ लेंगे। यहाँ बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है। फिर हम समझ लेंगे कि इसमें स्टेरिलाइजेशन क्या है या बायोप्रोसेस क्या है, यानी कहाँ पर हम लोग, देखो इंजीनियर जो रहता है, जिससे मान लो कि रोड बनाना है, तो रोड का इंजीनियर अलग होगा, आपको अलग टाइप का बताएगा कि हाँ ऐसे ऐसे बनाएंगे, ऐसे जाएंगे। या आप देखेंगे आपका घर ही आप मैन्युफैक्चर करवाते हैं, बनवाते हैं, तो आप देखिए भवन निर्माण के समय क्या होता है, इंजीनियर आता है, आपको पूरा नक्शा क्रिएट कर देता है, और नक्शा जैसे बन जाता है आपके दिमाग में, तो आपका जो लेबर मिस्त्री आता है, वो उसी हिसाब से काम करना शुरू कर देता है। यानी हम समझ सकते हैं कि इंजीनियर इज इक्वल टू एक गाइडलाइंस, जो आपको गाइड देता है, गाइडेंस आपको देता हो। ऐसे ही हम समझेंगे जब बायोलॉजी को पढ़ते हैं, तो बायोटेक्नोलॉजी के हम बायोटेक्नोलॉजी को बेहतरीन तरीके से पढ़ने के लिए हमको जेनेटिक इंजीनियर समझना होगा। यानी इंजीनियर आएगा, इंजीनियर बता देगा, उसी के बनाए हुए रास्ते पर हम लोगों को इस चैप्टर को आगे बढ़ाना रहेगा। ठीक है, तो उसे जेनेटिक इंजीनियर कहते हैं। वहीं पर बायो प्रोसेस भी समझेंगे या स्टेरिलाइजेशन, यानी कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से, जिसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं चाहिए, जो जीन जो डिजायर्ड यानी आपका है वही आप उसको क्रिएट करिए, ना कि उसमें किसी प्रकार का फंगस या बैक्टीरिया या वायरल, ये तमाम चीजें पार्टिकल्स उसमें इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। यानी हमको पूरा का पूरा माहौल क्या है, स्टेरिलाइजेशन करना है। जिससे मान लेते हैं कि अगर आपको पता है कि बाहर हमारे बहुत एनिमी है, तो हम अपनी सिक्योरिटी के लिए अपने बाउंड्रीज के चारों तरफ बहुत सारे गार्ड्स बैठा देते हैं, जिससे हमारे तरफ आने के लिए उनको तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, इवन वो आ भी नहीं पाएंगे। ठीक उसी तरह से जेनेटिक इंजीनियरिंग कहता है कि हमको बेहतरीन करना है, तो आप पहले क्या करेंगे, एक माहौल बना लीजिएगा जिससे स्टेरिलाइजेशन कहा जाता है, जिसमें कोई दूसरा पार्टिकल इन्वॉल्व ना हो। तो ये सब हो जाएगा। तीसरे में समझेंगे दोस्तों कि स्टेप इन्वॉल्व इन द बायोटेक्नोलॉजी, या हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व है। जब आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो भी आपकी इच्छा अनुसार कोई जीन होगा, कोई डीएनए होगा, हम उसको काट लेते हैं, यानी आइसोलेट कर लेते हैं। जैसे मान लो कि आपके पैनक्रियाज में एक सेल है, बीटा सेल। उस बीटा सेल में एक जीन होता है, जिस जीन से क्या निकलता है, इंसुलिन निकलता है। आपको पता होगा कि इंसुलिन एक प्रकार से डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब डायबिटीज पेशेंट को अगर मान लेता हूँ कि आप चाहते हैं कि किसी तरह से डायबिटीज कम कर दिया जाए, तो उसकी बॉडी में इंसुलिन की मात्रा बढ़वा दीजिए। हालांकि ज्यादा मात्रा भी अच्छा नहीं है, कम मात्रा भी अच्छा नहीं है।
फिर भी इंसुलिन बराबर मेंटेन रहे बॉडी में, जिससे ग्लूकोज के लेवल को क्या कर सके, वो कंट्रोल कर सके, इसके लिए इंसुलिन जरूरी है। तो हम नेचुरली क्या करते हैं, हम आर्टिफिशियली हम ऐसा करते हैं कि बहुत सारा इंसुलिन तैयार कर लेते हैं और इंसुलिन बना लेते हैं, और इंसुलिन के लिए हमने बीटा जीन को निकाला, उस बीटा सेल से उस जीन को आइसोलेट कर लिया, और उस जीन को सबसे पहले कहा जाता है कि हमने आइसोलेट कर लिया। फिर हम कट करेंगे, सेपरेशन करेंगे, चाहे वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का विचार करेंगे, चाहे पीसीआर करेंगे, कुछ भी करेंगे जिससे अलग हो जाएगा। फिर हम देखेंगे उसका एम्प्लीफिकेशन क्या होगा, यानी उसकी संख्या बढ़ा देंगे। वेक्टर का यूज किया जाएगा, और वेक्टर के बाद में आप इसमें देखेंगे होस्ट का यूज करेंगे, जिसमें होस्ट को काम कर सके, ठीक है। फिर उसको हम ट्रांसफर कर देंगे किसी दूसरे ऑर्गन्स के पास। क्लियर है बात। फिर हम समझेंगे इसमें दोस्तों, पांचवें में समझ लेंगे इसमें कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ऐसा एंजाइम जो किसी एक पर्टिकुलर डीएनए या जीन को कट करता हो। अब ऐसा तो है ना कि आप जीन रखा हुआ है, जीन को ले जाओ, थोड़ा भैया बाबू थोड़ा गैंती ले आओ, या थोड़ा कुल्हाड़ी ले आओ, या चाकू रखा है या ब्लड रखा है, लाओ काट के जीन डीएनए उन्हें चीर चाट के देख ले, हाँ ये 15 जीन यहाँ पड़ा है, 20 यहाँ पड़ा है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? नॉट पॉसिबल। तो जीन डीएनए जैसे चीजों को काटना है तो आपको मॉलिक्यूलर सीजर का प्रयोग करना पड़ेगा। उसी मॉलिक्यूलर सीजर को हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के नाम से जानते हैं। और यह रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जिस ग्रुप में इसको डिवाइड किया जाता है दो भाग में, एक होता है इंडोन्यूक्लियस एंजाइम, एक होता है एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम। बोथ आर केम अंडर अ ब्रॉड ग्रुप ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियस। यानी ये दोनों न्यूक्लियस एंजाइम के अंतर्गत आते हैं। इंडो मतलब बाहर, सॉरी इंडो मतलब अंदर, एक्सो माने बाहर, बाहर के न्यूक्लियोटाइड को डीएनए पर कट करने वाला एक्सो, अंदर की तरफ न्यूक्लियोटाइड को कट करने वाला इंडो न्यूक्लियस एंजाइम। तो ये ग्रुप है न्यूक्लियस एंजाइम का जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के अंतर्गत आएगा, जिसको मॉलिक्यूलर सीजर के रूप में जाना जाता है, जो स्पेशली डीएनए को ही कट करने के लिए जाना जाता है। समझेंगे पीसीआर क्या है। पीसीआर आप जानते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी संख्या की नंबर को बढ़ाना है बहुत ही ब्रॉड लेवल पर, आप यूज करिए पीसीआर को, बहुत सारे जीन को एम्पलीफाई कर देगा, जितना चाहिए उतना बढ़ा देगा। यानी पीसीआर कर लीजिए तो जान लीजिए आपके बॉडी में बहुत ही माइन्यूट अगर कोई भी इन्फेक्शन का पार्ट अगर मौजूद है तो उसको भी आसानी से आप लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये सिस्टम पीसीआर करेगा। इसी में आपको समझेंगे पीसीआर के सारे स्टेप समझ में आएगा कि भाई इसमें डीनेचुरेशन क्या है, ब्रेकडाउन कैसे किया आपने डीएनए को, अलग कैसे किया, टेम्पलेट बनाया आपने, एनेलिंग कैसे की, और आपने इसमें अगला एनेलिंग यानी प्राइमर, कोई प्राइमर उसमें ऐड कर देंगे, अब फाइनली उसको एक्सटेंस कर दिया, यानी उसकी संख्या को बढ़ा दिया, बढ़ा दिया गया। तो ये प्रोसेस हम पीसीआर में समझेंगे। फिर समझेंगे दोस्तों प्लाज्मिड क्या है। प्लाज्मिड आप जानते हैं कि एक ऐसा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है जो कि बैक्टीरिया के अंतर्गत पाया जाता है, जो कि ऑटोनोमसली रेप्लिकेट करने की क्षमता रखता है, यानी प्लाज्मिड हमारा एक प्रकार से वेक्टर ही होता है। हम फिर उसी में समझेंगे, उसी का एक भाई है पीवीआर 322, जिसको आपने देखा था प्लाज्मिड, देखो प्लाज्मिड बॉलीवर रेटिकुइज, इन लोगों ने 322 नंबर पर इस प्लाज्मिड को आर्टिफिशियली सिंथेसिस किया था। जो क्या करता है, इसमें स्पेशल क्वालिटी होती है, बहुत सारे जो एक कह सकते हैं जो एक आइडियल वेक्टर के अंदर होना चाहिए, वो सारी चीजें आपको पीवीआर 322 में मिल जाएगा। इसीलिए इन लोगों ने इसको सिलेक्ट किया था, जिसमें क्या मिल जाएगा आपको, इसी में आपको क्लोनिंग साइड मिल जाएगा, सिलेक्टेबल मार्कर मिल जाएगा, ये तमाम चीजें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती, 4-5 साइड जो होगा इसमें, वो चीज यहाँ पर आपको मिल जाएगा। बाम हो जाएगा, बाम जैसे साइड मिल जाएंगे फाइनली। और इसमें समझेंगे वेक्टर में तो हम लोग प्लाज्मिड भी समझते हैं, जो दो अलग अलग चीजों से मिलकर बना है। फिर उसी में समझेंगे बैक्टीरियोफेज भी होता है, भी ध्यान रखना, those virus which can kill to the bacteria is called the bacteriophage, so that bacteriophage is also used under the vector. Now ti plasmid is also used as a वेक्टर। क्या नाम है इसका, लिखा ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ट्यूमर को इंड्यूस कम कर देता है, यानी मैसेंजर आरएनए का जब फॉर्म कर देगा, यानी दो मैसेंजर, दो एमआरएनए बन जाएगा, तो यहाँ ट्रांसलेशन की प्रोसेस रुक जाएगी, प्रोटीन नहीं बन पाएगा, इंड्यूस कर देगा ये। तो ये हमारा ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड भी आता है वेक्टर के अंतर्गत। फिर समझने वाली बात होगी साथियों कि इसमें बायोब्लास्टिक क्या है। बायोब्लास्टिक ऐसे को हम जीन गन कहते हैं। प्लांट के अंदर आपको कोई जीन इंट्रोड्यूस करवाना है, उसको ट्रांसजेनिक प्लांट बनवाना है, तो आप एक मशीन ले लीजिए, गन मशीन, और धाए से गोली डाल दीजिए, गोली मतलब जीन या डीएनए, और गोली डालने के लिए आपको गन मशीन चाहिए। ऐसे सिस्टम्स को हम लोग कहते हैं बायोब्लास्टिक। लेकिन जब आप कहते हैं माइक्रो इंजेक्शन, यानी चाहते हैं कि कोई एनिमल के अंदर कोई हम बाहरी जीन ला के इंट्रोड्यूस करवा दें, तो ह्यूमन को ट्रांस एनिमल बनाना है, ट्रांसजेनिक एनिमल बनाना है, तो जाहिर सी बात है उसका ट्रिक होगा माइक्रो इंजेक्शन। बहुत बड़ा इंजेक्शन ले लीजिए, धाए दे अंदर ही गोभ दीजिए, समझ पा रहे हो। तो ये हो जाएगा माइक्रो इंजेक्शन, जो कि हो जाएगा किसके अंतर्गत भैया, एनिमल्स में। इसी में बायोरिएक्टर मिल जाएगा। बायोरिएक्टर भी काफी अपने आप में एक माना जाना पार्ट्स होता है।
जिसमें देखेंगे आपको मिलेगा स्टर्ड टाइप ऑफ बायोरिएक्टर। अब स्टर्ड टाइप बायोरिएक्टर भी 2 प्रकार के होते होंगे। देखो, एक होता है सिंपल, एक होता है स्पैरेज्ड। ये 2 टाइप के होंगे जिसको हम लोगों पढ़ेंगे जबरदस्त तरीके से, इसमें टेंशन नहीं लेना है। फिर समझ लेंगे कि टाइप ऑफ कल्चर। कल्चर आपको पता है कि कोई ऐसी एक व्यवस्था आर्टिफिशियली आप क्रिएट कर दीजिए जिसमें किसी चीज की संख्या को हम इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। कल्चर समझेंगे 2 प्रकार के होते हैं, क्लोज होता है और एक कौन सा है, ओपन होता है। तो ये कल्चर में समझेंगे। एंड फिर समझ लेंगे दोस्तों इसमें डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या है। सो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग इसी चैप्टर में समझने वाले हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से साथियों आपने देख पाया होगा कि ये जो टॉपिक्स आपके सामने मैंने लिखा है ये ओवरव्यूज के अंतर्गत आएंगे। हम लोग मैंने जैसा कि लास्ट बहुत सारे क्लासेस में हमने अपने ओवरव्यूज को दिए हैं, उसी ओवरव्यूज के अकॉर्डिंग ही मैं चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, ताकि जो आपके माइंड में सेटअप बन जाए। जैसे इस चीज़ को आप जो नोट बनाएंगे तो आपके माइंड में एक सेट हो जाएगा कि हाँ ये चीज़ें हमको इस चैप्टर्स में पढ़ने हैं। उसी को हम लोग वन बाई वन करते करते इस चैप्टर को आसानी तरीके से क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। तो अब बिल्कुल फिक्र करने की आवश्यकता नहीं साथियों, इसी चैप्टर इसी टॉपिक को ही पढ़ना है। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, मान कर चलिए, हाँ लेकिन इम्पोर्टेंट है। छोटा है लेकिन जबरदस्त से इम्पोर्टेंट है, आने वाला है, बोर्ड में अच्छा स्कोर आपको मिलेगा इसमें देखने को। इवन आपके बहुत अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में भी आपको ये देखने को मिल सकता है, अच्छे नंबर से यहाँ से मिलते हैं इसके। ये चैप्टर मानकर चलिए इसमें हम लोग ज्यादा से ज्यादा 6-7 लेक्चर मिल जाएगा आपको। एंड आफ्टर दैट फिर इसके एप्लीकेशन आते हैं जो कि बहुत ही छोटा है, जिसमें 2-3 लेक्चर बहुत ज्यादा ज्यादा हो जाएगा और ये चैप्टर हमारा हो जाएगा दोनों यूनिट खत्म। जैसे ये दोनों यूनिट ज्यादा ज्यादा मान के चलिए 10 या 12 दिन में जैसे समाप्त हो जाएगा, फिर हम लोग अपने लास्ट यूनिट की तरफ बढ़ेंगे, इकोलॉजी वाले पे, ठीक है, जिसमें 3 चैप्टर है। उसको भी जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। कुल मिलाकर के हम लोगों का टारगेट दोस्तों क्या है कि हम पूरे नवंबर तक इसको किसी तरह से आराम से समाप्त कर ले जाएं। उसके बाद में दिसंबर से हम वन शॉर्ट चैप्टर का देंगे, जिसमें 50 से 55 मिनट में आपको देखने को मिलेगा। हर एक चैप्टर को हम लोग समाप्त करते रहेंगे, और जब हमारे सभी 15-16 चैप्टर जो भी हैं सब समाप्त हो जाएंगे, फिर हम लोग इसका एक अलग अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी लेकर चलेंगे। फाइनली हम लोग इसका मैराथन भी ले लेंगे। इवन आप कह सकते हैं ओवरऑल कि हाँ, अगर आपने शुरुआती दौर से हमसे जुड़े होंगे तो इवन मैं बता सकता हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा कठिन या ज़्यादा हार्ड चीज़ें नहीं लगेंगी। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप इसको बढ़िया स्कोर कर पाएंगे अपने एग्जाम में, और मज़ा भी आने वाला है, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अब हम लोग फर्स्ट लेक्चर कल से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मुझे लगता है कि आप लोगों को वो चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो दोस्तों अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए, और जो चैनल को अभी सब्सक्राइब ना किए होंगे वो सब्सक्राइब भी करेंगे, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक कमेंट, ये हमारे लिए सबसे बड़ा एनर्जी बूस्ट का काम करता है। जो आप कर रहे हैं आप करते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, इसमें सॉरी लीजिए।